नमस्कार, डिबेट सेंटर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि निकाय चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, उसकी प्रक्रियाधीन है सब कुछ। नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि थी, तब आज भी कुछ दृश्य देखने को मिले। इसके पहले भी हम देख रहे थे, कल भी जो स्थिति थी, कुल मिलाकर जब हम देख रहे हैं तब जब स्थिति स्पष्ट हुई है कि कौन किसके खिलाफ प्रतिद्वंदी होगा, प्रतिस्पर्धा किसके किसके बीच होगी, तो उस बीच एक बड़ी कहिए तस्वीर निकल कर जो आ रही है कि बहुत सी जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। कुछ जगह तो उनका नामांकन निरस्त हुआ, मतलब अमान्य हुआ। लेकिन बहुत सी जगहों से हम देख रहे थे, लंबी लिस्ट है, कुल तो हम देख रहे हैं लगातार, जिसमें बिलासपुर, कटघोरा, दुर्ग, मतलब आप गिनिए, इतनी बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और नामांकन वापस ऐसी ऐसी जगहों से हुआ है जहां पर कि अब भारतीय जनता पार्टी को सीधे वॉकओवर मिल गया है। एक तरीके से वो वहां निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। तो इसके पीछे क्या है पूरा सब कुछ, राजनीति क्या है, सियासत क्या है, या फिर कहिए पार्टी से नाराजगी क्या है, बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। धमतरी नगर निगम में महापौर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार विजय गोलछा के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे नगर निगम में पंजीकृत ठेकेदार हैं और उन्हें नगर निगम से फायदा हुआ है। इस आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। नगर निगम एक्ट के मुताबिक जो भी उम्मीदवार नगर निगम से जुड़ा हो उसका नामांकन नहीं हो सकता। इस पर बीजेपी ने पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस का पहला विकेट गिर चुका है और आगे और भी विकेट गिर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस को दूसरे जिलों से भी झटका लग रहा है। रायगढ़ में एक पार्षद प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया और मोहला मानपुर में एक महिला प्रत्याशी ने टिकट काटे जाने पर पार्टी छोड़ दी। वहीं बिलासपुर, कटघोरा, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जिलों से भी कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवारों को इससे वॉकओवर मिल गया है। वहीं नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति और भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका नामांकन दबाव डालकर रद्द किया गया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि जब कांग्रेस हारती है तो हर बार ईवीएम पर आरोप लगा देती है। कांग्रेस अपनी हार और कमजोरी पर ध्यान दे, न कि दूसरों पर आरोप लगाती रहे। दबाव और खरीद फरोख्त की राजनीति। एक भारतीय जनता पार्टी के एक हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में नोट। कहाँ निष्पक्षता का सवाल ही कहाँ है। एक उदाहरण सबसे जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है। बहुत सी बातें आई हैं, दबाव, खरीद फरोख्त, पैसा, रुपया, साम दाम दंड भेद, सभी बातों को लेकर उतर रहे हैं। जबकि गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार शांतिप्रिय ढंग से सारे निर्वाचन होने चाहिए। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार के अपनी कमजोरी, अपनी गलती को छुपाने के लिए हमेशा जैसे ये ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं, वैसे ही आरोप निर्वाचन अधिकारी पर वो लगा रहे हैं। ये आरोप निराधार और बेबुनियाद है। उन्होंने जो कार्यवाही की है विधि सम्मत की है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जहां कांग्रेस नामांकन दबाव डालकर रद्द करने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी का सीधा कहना है कि कांग्रेस अपनी कमजोरियों पर ध्यान दे। निकाय चुनावों में सियासी उठापटक के बीच आज नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। इसके बाद दृश्य और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो आपने देखा क्या परिदृश्य है। चलिए सीधे चर्चा पर आते हैं। पहले परिचय करवा दूं अपने मेहमानों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। आशीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे शुरू कर लेता हूं, हालांकि पूछना तो चाहिए था पहले आशीष जी से, लेकिन चलिए जुड़ गए, आपसे बात कर लेता हूं। पहले रविंद्र जी, कांग्रेस कह रही है साम दाम दंड भेद, क्या है सर
इनके प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहे हैं, सीधे निर्विरोध जीत जा रहे हैं। आपके पार्षद महापौर का नामांकन निरस्त हो जाता है। हालांकि उन्होंने, मैंने देखा था कि जो पीसीसी अध्यक्ष हैं दीपक बैज ने, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भी लिखा है और बहुत सारे तकनीकी उसमें बताए गए। ठीक है, ये तो अब सीधा सीधा वैधानिक विषय है, जब उनके पास जाएगा वो देखेंगे। लेकिन जैसा कांग्रेस कह रही है रविंद्र जी, साम दाम दंड भेद, एकदम गलत है। हम काम करेंगे, आशा और निराशा का दौर कांग्रेस प्रारंभ हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस होमवर्क करके नहीं गई थी। होमवर्क करके जाती तो धमतरी में उनका नामांकन रद्द होता नहीं। हमने आपत्ति क्यों किया भाई? ठीक है, एक्ट में प्रावधान है कि जो पंजीकृत ठेकेदार है जिसका कार्य चल रहा है वो महापौर के या मतलब उसकी दावेदारी नहीं कर सकता। ये सबको पता था, कोई कल तो नहीं छपवाया है हमने इसमें नियम को, ये तो वर्षों से चला आ रहा है। और कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसको ये नियम नहीं पता था क्या? जब ये नियम पता था तो उन्होंने टिकट क्यों दिया? और यदि टिकट दिया तो इसे क्या सॉल्यूशन? तो इसका होमवर्क कर लेना था। ये होमवर्क करते नहीं है और परीक्षा में कोई प्रश्न कड़ा आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर कठिन प्रश्न किया है। अरे भैया, चुनाव तो हम कराते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी करा रही है चुनाव, या भाजपा की सरकार करा रही चुनाव? चुनाव तो एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय निर्वाचन आयोग करा रहा है। उसने देखा, हमने आपत्ति की और उन्होंने निरस्त कर दिया। अब इनको उस पर भरोसा नहीं है क्या? मैं एक दो उदाहरण और बताता हूँ, मैं अपने राजनेताओं को बताता हूँ। हमारे एक लगभग विनिंग कैंडिडेट थे गप्पू सोनकर, उनके श्रीमती जी ने दुलारी बाई सोनकर, उन्होंने फॉर्म जमा किया दुलारी सोनकर, और क्या कहते हैं एसडीएम से उन्होंने उन्हीं किया था, कांग्रेस ने आपत्ति की और उसको निरस्त कर दिया, हमारा अधिकृत प्रत्याशी। इसी तरह कांग्रेस का एक अधिकृत प्रत्याशी, एक में उसके बेटे ने साइन किया और एक में उसकी मां ने साइन किया। दुर्भाग्य से हमने आपत्ति नहीं किया, बच गई वो चुनाव लड़ रही है। तो हमने यहाँ पर क्या घालमेल किया आप बताइए भाई? उनकी जागरूकता थी, हमारा एक कैंडिडेट गया, हम नहीं है, वो उदासीन थे, इसलिए हमने उनका विकेट नहीं गिरा पाया। स्वतंत्र निकाय है भैया, यदि हम खरीद फरोख्त करते, प्रभावित करते तो हम अपने कैंडिडेट को बचा लेते और कांग्रेस को कर लेते। दूसरी बात, क्या खरीद फरोख्त हो रहा है? और खरीद फरोख्त हो रहा है तो निर्वाचन आयोग है, नहीं भी है, हाई कोर्ट है ना। यदि हम खरीद रहे हैं, आगे सबूत दे दो, हमको गिरफ्तार करवा लो, चुनाव को निरस्त करवा लो। किसने रोका? आपका संवैधानिक अधिकार है, हम रोक नहीं सकते। यदि हम किसी प्रकार से अतिक्रमण करें, धमतरी में इन्होंने होमवर्क नहीं किया, इन्होंने मेहनत नहीं किया, इन्होंने पढ़ा नहीं और फेल हो गए तो भाजपा और हर चीज इनको भारतीय जनता पार्टी दिखती। तो इनका शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं था, तो हम क्या इनके इलाज को करेंगे? बेहतर है अपना होमवर्क करें, अपना मेहनत करें, अपनी टीम को व्यवस्था में लगाएं, अपने लोगों को बैठा ले, तभी होगा। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। हम धमतरी तो जीत कर आते और बहुत शानदार जीत कर आते, प्रत्येक चुनाव तो बहुत अच्छा लगता। इस तरह के चुनाव जितना हमको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रक्रिया हमने आपत्ति की, आपत्ति सही पाई गई। इनकी कमजोरी के कारण इनका प्रत्याशी गया, ये अपने गिरेबान में जाके दूसरे पे दोष मत थे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी पे तो दोष मत थे। लोकतंत्र है और प्रत्यक्ष निर्वाचन है, हमने अपना काम किया, आप उसमें पराजित। आशीष जी, बहुत सारी बातें कही है रविंद्र जी ने। फिर सवाल यही उठता है घूम फिर कर, जो आपके ऊपर आरोप, बड़ा आरोप आता है, यही आता है बार बार कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल करना शुरू कर देते हैं। जैसा बता रहे हैं सब कुछ, अगर अधिकारी ने निरस्त किया होगा तो उसमें कोई पहलू रहा होगा। हालांकि उसमें एक विषय में देख रहा था, कुछ कहा जा रहा था कि कार्य पूर्णता का कुछ प्रमाण पत्र था, वो कुछ जमा किया जा रहा था। लेकिन अगर अधिकारी ने, जो संवैधानिक पद पर आसीन है, सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें कुछ तो होगा। कुल मिलाकर ये कहिए, ये कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र उस समय देने की क्या जरूरत पड़ गई सर? आशीष जी, पहले से ही लगा दिए होते अगर इससे ही होना है तब। मतलब तैयारी पूरी नहीं थी। आप देखिए, मैं देख रहा था कि बिलासपुर के एक आपके पार्षद ने अपने फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया था। अब कहे कि नहीं, कौन नहीं जानता मैं इस जाति का हूं, मुझे अब प्रमाण पत्र लाने के लिए समय दीजिए। तो एक प्रक्रिया होती है, वही कह रहे हैं, होमवर्क ठीक नहीं कर रहे हैं क्या आपके प्रत्याशी? आशीष जी, देखिए, ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ बिलासपुर की, तो निश्चित रूप से अगर कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाता है तो ये इशू जो है उस उम्मीदवार से हुई है और इसको मानने में मैं पीछे हटूंगा नहीं। लेकिन जब मैं धमतरी की बात करूँ तो इस धमतरी के जो मैटर को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि किस तरीके से जो है इसमें जो है दबाव डाला गया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पर सवाल उठता है। देखिए, 2 साल पहले वो कार्य पूर्ण कर दिया गया था। हाई मार्च सोलर का काम था।
आप देखेंगे कि वो नगर निगम में पंजीकृत भी नहीं है, वो सिंगल विंडो पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस धारी हैं और वो नगर निगम में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है 2 साल पहले काम पूरा होने के बाद जितने भी पीडब्ल्यूडी के काम आते हैं, सारे कामों में जो है एनुअल मेंटेनेंस की क्लॉजेस होते हैं और एनुअल मेंटेनेंस में जब भी कोई खराबी होती है तब जो है उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सोलर हाई मार्च में 5 साल का मेंटेनेंस का काम दिया गया था, परफॉर्मेंस गारंटी 3 साल की रखी गई थी। कार्य पूर्ण होने के बाद ये जो है चुनाव लड़ने के लिए गए, इन पर जो है जब ये मामला आया उससे पहले इन्होंने नगर निगम से एक एनओसी सर्टिफिकेट लिया था जी। अब ये बताइए कि नगर निगम के कमिश्नर और कलेक्टर साहब 2 अलग अलग प्रशासन के तो है नहीं, एक ही बॉडी के लोग हैं। अगर नगर निगम को इस पर आपत्ति थी तो नगर निगम जो है एनओसी देने से पहले ये क्वेरी जनरेट करता, हम बहुत आसानी से एक सरेंडर लेटर दे देते कि हम इस कार्य को करने में असमर्थ है, अतः हम इस काम को छोड़ देते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन इसको जो नियम के बीच में अधिकारियों की जालसाजी को इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल टूल और राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। पहले तो उन्हें बड़े आराम से एनओसी दिया गया, एनओसी देकर इस बात का प्रमाण पत्र भी दिया गया। आशीष जी, एनओसी तो उन्हें दिया गया, एनओसी उन्होंने जमा किया क्या? जमा किया, लेकिन जब शिकायत की गई और ये पाया गया कि परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 4 लाख रुपए जो है उस मद में अभी भी शेष है, जो कि उस लिए थे कि अगर उस बीच में कोई भी काम ऐसा आता है जिसमें मेंटेनेंस के लिए कार्य किया जाएगा तो उस कार्य के आधार पर मेजरमेंट बुक में आगे चढ़ाकर उसकी कैलकुलेशन के बाद वो पेमेंट की जाएगी। वो पेमेंट अगर कोई मेंटेनेंस का काम नहीं आता तो ना उनकी थी ना उनको मिलने वाली थी। जो उन्होंने टेंडर दिया था वो टेंडर का काम पूरा कर दिया गया था और उसका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले लिया गया था। लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी और मेंटेनेंस और एसटी की जो बात है, अब देखिए अगर कई सारे लोग होते हैं जो ठेकेदारी करते हैं, वो नगर निगम में अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेना भूल जाते हैं, वापस नहीं लेते हैं, बहुत समय हो जाता है। तो क्या अगर मैं 10 साल पहले नगर निगम में काम कर रहा था और मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट आज भी जमा है, राशि उस पर अभी भी शेष है, तो क्या मुझे लाभ का उत्तराधिकारी मान के चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा? नहीं सर, ये आशीष जी, ये मेरे और आपके मान लेने से, रविंद्र जी के, गंगेश जी के मान लेने से नहीं होता है। कानून क्या मानता है ये बात है। अगर मुझे पता नहीं कि मुझे बाएं तरफ चलना है तो ये कोई बात नहीं हुई कि भाई पता ही नहीं था, मैं तो भूल गया था। बात ही ये है, बात सिर्फ यही है कि नियम क्या कहता है और नियम क्या है। आशीष जी, नियम बताने की आवश्यकता कभी संविधान नहीं समझता कि हाँ जागरूक किया जाता है, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि आप नियम जानें और आप जैसे इतने महत्वपूर्ण चुनाव में जा रहे हैं तो ये अपेक्षा आपसे की जाती है कि आप पूरे नियमों के साथ, नियमों की जानकारी के साथ आए। आशीष जी कहिए जल्दी, मैं थोड़ा गंगेश जी के पास जाऊंगा। निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये जो एक लोकल बॉडी एनओसी जारी करता है और फिर उसके बाद जो है उसी लोकल बॉडी में एक प्रकरण के कारण निरस्त किया गया, ये जो है उसके बाद दबाव बनाया गया। किसका फोन आया था कलेक्टर साहब को, किसके दबाव में जो है इस पर जो है वापस से जो कार्रवाई की गई। चलिए ठीक है, हम इस मुद्दे को भी आगे बढ़ते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के लोगों ने कार्यालय पे तोड़फोड़ करके आग लगा दी। हिंसा क्यों आ रही? चुनाव में टिकट नहीं मिलने से असंतुष्टता आती है, नाराजगी आती है, स्वाभाविक सी बात है। उस पर लोग धरना देते हैं, कई लोग निर्दलीय पर्चा भरते हैं, कोई पार्टी लाइन छोड़ता है। लेकिन भाजयुमो के लोग, ये युवा जो भारतीय जनता पार्टी का युवा है, जिससे देश के लोग भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो युवा अगर हिंसा पर उतारू हो जाएगा और छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रहते, बीजेपी के कार्यालय को तोड़फोड़ करके आगजनी की जाएगी, तो ये किस दिशा में युवाओं पर, समाज को ले जाने की कोशिश हो रही है चुनाव के माध्यम से, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है गंगेश जी, ये पूरा परिदृश्य आपके सामने देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, धमतरी में क्या हो रहा है। मैंने और भी जो अलग अलग निगम क्षेत्र हैं, निकाय हैं, उनका मैंने नाम लिया। तब ऐसे में जो ये तकनीकी विषय आते हैं, किसी प्रकार के भी तकनीकी विषय आते हैं, तो ऐसे में पार्टियां अगर ये कहें कि थोड़ी सी चूक हो गई, बता दिया जाता, या आप तो जानते थे, आपको पता नहीं था, क्या ये सारी बातें चलती हैं, या फिर आपको बिल्कुल उस तरीके से पूरी तरह से आपको तैयार होना पड़ता है जब आप चुनाव में उतरते हैं, बिना किसी ऐसे बहाने के कि ये तो पता ही नहीं था? क्योंकि आपकी पार्टी है, विधि विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, जानकार बैठे हुए हैं, वर्षों से ऐसे चुनावों का अनुभव लेकर लोग बैठे हुए हैं,
तो ये तो पूरा एक का कहिए कि एक पूरी एक कमेटी होती है जो सब कुछ देखती है, तब ऐसे में ये बड़ी चूक है या नहीं गंगेश जी? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ी चूक है कांग्रेस की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि रविंद्र जी ने, भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने तो चुनौती दे दी है ना कि अगर हम नियम से हम अगर गलत है तो आप जाइए कोर्ट का सहारा दीजिए। अगर चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग गलत कर रहा है तो आप चले जाइए कोर्ट। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहूंगा, जिन जगहों पे कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है, और ये करीब 7 जगह अभी दिख रहा है मुझे, तो 7 जगहों पे ये सवाल भी खड़ा होना वाजिब है कि बिना किसी आधार कोई प्रत्याशी तो नाम वापस नहीं लेगा, खासतौर पे जब पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। मतलब एक छोटा सा हम लोग को पुराने किस्सा आपको याद होगा, मंतूराम पवार का विधानसभा का मामला है वो कुछ उस तरह का मामला इधर साथ हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं है। और मैनिपुलेशन का डाउट सीधा कौन दूसरी बड़ी पार्टी है, भाजपा है, तो भाजपा की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ये भी एक सवाल जो खड़ा हो रहा है, कांग्रेस कह रही है, वो तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। और उसको लेकर हालांकि देखिए सबूत किसी के पास नहीं है, और हो सकता है कालांतर में हो सकता है कांग्रेस सबूत भी ढूंढ के ले आए तो बात बड़ी हो जाएगी, मंतूराम पवार जैसी घटना हो जाएगी। लेकिन अभी सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि बिना वजह कोई प्रत्याशी नामांकित होने के बाद नाम वापस नहीं लेगा किसी पार्टी का, और ले रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैनिपुलेशन है, कोई प्रेशर है, कोई दबाव है। इस बात को भी, भाजपा को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ आरोप लग रहा है तो उनकी भी साख को प्रभावित करता है। आप तो प्रदेश की बड़ी पार्टी है, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, और अगर आपके छोटे से नगर निकाय चुनाव में, एक छोटे राज्य के नगर निकाय चुनाव में इस तरह का अगर आपको बनाते हैं, इसमें आपको भी सतर्क होना है। अगर आपके बीच अगर कोई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल रोकिए। तो ये जो हरकतें हैं लोकतंत्र के खिलाफ है, अगर ऐसा है तो इसको रोका जाना चाहिए। यही बात है जी। एक बात बताइए रविंद्र जी, जैसा कि गंगेश जी भी कह रहे हैं, अलग अलग जगहों से जो पार्षदों ने, मैं कहता हूं कि वो स्थानीय स्तर का एक छोटा चुनाव है, पार्षदों ने अपना नाम वापस ले लिया कांग्रेस के, जैसा गंगेश जी कह रहे हैं, दबाव या फिर ऐसी कोई राजनीति। तो क्या मानते हैं कि ये पार्टियों का, कहिए दलों का, ये एक रणनीतिक हिस्सा है? ये मतलब ये तो सामान्य बात है, कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है, जो भी दल सत्ता में हो, या फिर ये रणनीति का ही एक अंग है, अवयव है? नहीं, सबसे बड़ी बात है निर्दलीय जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, भाई हमारी विचारधारा का था, टिकट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मिल जाएगा, आ जाओ समर्थन देता हूँ। तो हम कांग्रेस पार्टी को कैसे बोल सकेंगे? और यदि कांग्रेस पार्टी का कोई पार्षद चाहती है नाम वापस लेता है तो एक कांग्रेस की विफलता है, उसकी असफलता है, हमारी नहीं है। पर हम इस तरह से करते नहीं है, और कोई ऐसा रणनीतिक मतलब कम से कम दूसरी पार्टियों को बैठाने के लिए तो नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात, हम क्या कहते हैं, अधिकारियों को और कर्मचारियों को कैसे निर्देशित करेंगे? अभी आचार संहिता लगा है, तो भाई आचार संहिता लगा, अधिकारी को हम कैसे निर्देशित करेंगे बताइए? है ना? यदि हम कर रहे हैं तो इसका सबूत दे रही है। ये बड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता बोले थे रविंद्र जी, जब आप विपक्ष में, रविंद्र जी जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तब सरकार पर यही आरोप लगाते थे कि तंत्र को पार्टी के हिसाब से चलाया जा रहा है। तो हम कैसे कर लेंगे? अगर इस सवाल का जवाब चाहिए रविंद्र जी, आशीष जी से पूछ लीजिए, उन पर आरोप लगाते थे ना, वो बता देंगे कैसे तंत्र को सरकार चलाती है। मतलब आप दोनों राजनीतिक दल के लोग हैं, तो पूछ लीजिए एक दूसरे से, एक दूसरे को आप दोनों बता ही देंगे। मैं तो एक चीज मानता हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी एकदम स्वस्थ तरीके से चुनाव लड़ती है। इन लोग करते होंगे, अधिकारियों को निर्देशित हम नहीं करते। एक बात और, जब टीटी टिकट मांगे ना, उसी समय टिकट देंगे तो आप बेटिकट नहीं कहलाएंगे। वो टीटी चला गया, उसके मैं ला के देता हूँ कि ऐसा नहीं होता। इनके कांग्रेस के प्रत्याशी का धमतरी में ना यही हुआ, जब कागज देना था उस समय दिए नहीं। अब दुनिया भर की बात क्या कहते, कोई भूल जाता है, बोलते हैं कि एफडी को लेना। अरे भैया, हमको तो मालूम है कि कोई काम करता है, काम करता होता है, वो राजनीतिक अप्रोच लगाता है, भैया मेरा एफडी निकाल दो। कोई भूलता नहीं है। आशीष जी, कम से कम इस तरह के तर्कों से तो मत करिए। और वो प्रत्याशी है, अभ्यर्थी है, वो कैसे भूल जाएगा? उसको तो होमवर्क करके देना है। मेरा FIR हुआ है, यदि मैं वहां जानकारी नहीं दिया तो मेरी प्रत्याशी जी रद्द हो जाता है। इतना भी आप लोग नहीं समझते हो तो किसको खड़ा किए थे भैया? उसको होमवर्क करवा लेना था। और मैं बता रहा हूँ,
कि आपने कहा नगर निगम में पंजीकृत नहीं था, वो पीडब्ल्यूडी में था। जो ठेकेदार होता है ना, वो पीडब्ल्यूडी में ही पंजीकृत होता है, फिर वो जल संसाधन में भी काम करता है, ऊर्जा विभाग में भी करता है, नगर निगम में भी करता है। वो कोई नगर निगम में पंजीकृत नहीं होता, पीडब्ल्यूडी से ही ABCD ग्रेड में होता है, आपको पता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह का तर्क देना चाहिए, नगर निगम में नहीं था। सबसे बड़ी बात है, आपने होम एक मैं महत्वपूर्ण बात बोलूँ संजय जी आपको, जो राजनांदगांव में गप्पू सोनकर का फॉर्म निरस्त हुआ ना, उसका स्वतः संज्ञान किसने लिया? वहाँ के एडिशनल कलेक्टर ने लिया। और एडिशनल कलेक्टर ने स्वतः संज्ञान लेके भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारी के नामांकन को निरस्त कर दिया। और आप अधिकारियों पर बोलते हो दबाव डाल दो, अधिकारियों पे दबाव डालते तो कभी ऐसा नहीं करते। वो हमको धीरे फोन करके बता देते आपके उम्मीदवार की नामांकन निरस्त हो रहा है। उन्होंने रद्द किया स्वतः संज्ञान लेके। क्यों? इसी से समझिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो निष्पक्षता से चुनाव संपन्न कराने में लगे। कम से कम आप लोग अपनी विफलता के लिए अधिकारियों पे तो दोष मत डालो। हम बोले क्या कि हमारी सरकार में हमको नहीं बताया, तूने स्वतः संज्ञान ले लिया? ऐसा नहीं होता आशीष जी। चुनाव निष्पक्ष लड़ा जाता। आप लोगों की धमतरी में गलतियां थी, उस गलतियों को स्वीकार करिए, आगे भी होमवर्क करिए। और निष्पक्षता क्या है मैं बता देता हूँ। 10 महापौर के निर्वाचन अभी चल रहे हैं, एक कैदी निरस्त हुआ है, और हमें इतनी क्षमता होती तो हम 8 में करा देते, 7 में करा देते, 4 में करा देते। यदि 1 में हुआ है तो कहीं न कहीं प्रक्रियागत त्रुटि थी जिसको आपने किया। नहीं तो हमको धमतरी में क्या डर था? हम तो रायपुर में भी करा देते, बिलासपुर में भी करा देते, राजनांदगांव में भी करा देते। यही हमारी निष्पक्षता का प्रमाण है। वो आपकी प्रक्रियागत त्रुटि थी, उसको स्वीकार करिए। ठीक है, ठीक है। आशीष जी सुना आपने, मतलब कह रहे हैं हमने नहीं किया भाई, अगर हमें करना होता तो 6-7 जगह करवा देते, कह रहे हैं ऐसा रविंद्र जी। लेकिन आप दूसरी बात ये भी समझिए कि ये मैं जब हमेशा देखता हूं सर, मैं वर्षों से देख रहा हूं, कई दशक हो गए, कि जब भी विपक्ष में पार्टियां होती हैं तो बिल्कुल सुर यही होता है। जब भी विपक्ष में आप दोनों से सवाल बनता है कि पार्टी जब भी विपक्ष में होती है सर, सुर यही होता है, लय यही होता है। ठीक है, लय थोड़ा सा और तेज हो सकता है, सप्तम सुर भी लग सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही रहता है आशीष जी। देखिए, ऐसा है कि रविंद्र भैया की मैं बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और निष्पक्षता का प्रमाण पत्र तो भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ इलेक्शंस में भी दिया है और कई सारे देश में इलेक्शंस में दिया हुआ है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इनकी एक बात से इनका घायल हो गया हूँ कि किस मासूमियत से इन्होंने इस बात को कहा कि जो नाम वापस ले दिए कांग्रेस के, हम उनको थोड़ी ना बोलने जाते। अरे उनको थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग, हम उनको थोड़ी बोले। उनको तो कोई डरा दिया होगा, या पता नहीं ऐसा लगा होगा कि कल तक जो आवेदन देकर नेताओं के चक्कर काट रहा था कि मुझे पार्षद का टिकट दे दो, और जैसी पार्टी का अधिकृत टिकट मिला अगले 2 दिन बाद जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने कहा कि अब जो है मैं वॉशिंग मशीन से धुलकर बाहर आ चुका हूँ, और अब जो मैं है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तो हो नहीं सकता। निश्चित रूप से या तो प्रलोभन की बात होगी या तो दबाव की बात होगी। इस पर जो है ये गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि ये लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला विषय है, और निश्चित रूप से अगर पार्टी के अधिकृत लोगों को इस तरीके से दबाव डाल के या फिर किसी प्रलोभन से टिकट छुपाई डाल के, तो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। रही धमतरी वाली बात, तो ये बात ऐसी है कि धमतरी में लूप होल था, इस बात से मैं नकार नहीं रहा हूँ कि लूप होल नहीं था, लेकिन जिस तरीके से एक बार एनओसी देकर उस पर ऐसा किया गया, उस प्रक्रिया को हम जो है चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वहां लूप होल नहीं होता तो शायद वहां पर भारतीय जनता पार्टी निरस्त कराने में दबावपूर्वक कामयाब नहीं हो पाती। बट आगे की बात मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव में मुद्दों को लाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव का विजन क्या है, नगरीय निकाय का आगे क्या कार्य करेगी भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो कांग्रेस पार्टी आएगी, क्या कार्य नहीं हुए और आगे क्या करने, इस पर बात करनी चाहिए। पूरी छीटाकशी तो इस बात से होगी कि कांग्रेस के लोगों का टिकट जो है खरीदा क्या परसों तक यही बोल रहे थे, जो है पेपर और चैनलों में यही छप गया। वही मैं देख रहा हूँ आशीष जी, अभी मैं देख रहा हूँ मुद्दों की बात तो कहीं हो ही नहीं रही है। आप करने क्या जा रहे हैं सभी दल जनता के लिए, उसकी चर्चा तो कहीं हो ही नहीं रही है। बस बात यही हो रही है, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वापस ले लिया, इसका रद्द हो गया, यही सारी बातें हैं। जबकि एक लोकतंत्र का कहिए कि ये आधारभूत चुनाव है, जो कि एक बिल्कुल रूट से ये निकलता है, लोकतंत्र की जड़ है ये। लेकिन मुद्दों की बात नहीं है क्योंकि पार्टियां भी दूसरे में लगी। गंगेश जी, ऐसे चुनाव में जब आते हैं, चलिए ठीक है, मैं एक कदम आगे चढ़कर पूछ लेता हूं, आगे बढ़ जाता हूं मैं इस सब से निकलकर, क्योंकि नामांकन की तो आज अंतिम तिथि वापस लेने की आज समाप्त हो चुकी है,
कि अब ऐसे में जब मुद्दे आते हैं जनता के बीच, वो कितना मायने रखते हैं इन सब के बावजूद, इन सब से दिगर जब मुद्दे आते हैं पार्टियों के अपने, निश्चित रूप से हर क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे होंगे, हर क्षेत्र का अपना एक अलग विषय होगा, लेकिन वो कितना महत्व रखते हैं चुनाव में, क्योंकि अभी कुछ दिनों में वो भी सब सामने आने वाला है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। गंगेश जी। निश्चित तौर पर देखिए, जब ये डायरेक्ट इलेक्शन की बात आई, नगरी निकाय में महापौर की, तो मेरे मत में ऐसा चुनाव इससे ज्यादा बेहतर होता है बजाय पार्षद दल कलेक्टर चुनने के, कि जो व्यक्ति ऐसे चुनाव में भाग लेता है वो उसके अंदर एक विजन रहता है, उस तैयारी का व्यक्ति होता है कि अपने को जैसे राजधानी का महापौर बनने के लिए जो खड़ा हुआ कैंडिडेट जिसकी पार्टी से खड़ा हो, वो अपने पूरी तैयारी करेगा कि शहर की जनता है, शहर की जनता को मुझे कन्विंस करना है, तो कुछ एक विजन डॉक्यूमेंट रखूं, मैं अपना एक एजेंडा रखूं कि शहर को किस दिशा में ले जाना चाहूंगा, मैं अपना पूरा प्लानिंग के साथ उतरे मैदान में। और ये चीज मैं लगातार बोल रहा हूँ अलग अलग डिबेटों में कि ये बात जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन न तो भाजपा की तरफ से कोई इस तरह का एजेंडा किसी पार्टी का आया है और न कांग्रेस की तरफ से कोई बोल रहा है। लगातार ये मामला इस तरह से उलझा हुआ है, और जो जमीनी मुद्दे हैं कार्य कहना चाहिए, नगरीय निकाय चुनाव में जो कॉर्पोरेटर्स के मुद्दे एकदम स्थानीय है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर आधारित रहते हैं ये मुद्दे। जो पार्षद सामान्य रूप से जो कैंडिडेट या जो प्रत्याशी है अभी वो कार्यकर्ता रहा होगा, उसने जो पिछले 5 साल में वर्किंग की होगी अपने वार्ड के नागरिकों की समस्याओं को हल करने का, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, गार्डन, ये 4-6 चीजें हैं जन सामान्य की, जिसकी ये सुविधाओं को नगरीय निकाय पूरा करता है शहर में। इन चीजों में जो लोग सक्रिय रहे होंगे उन लोगों को अच्छा वोट पड़ेगा, और जो अपने वार्ड में कुछ और विकास करके दिखाना चाहते होंगे वो सारी चीजें इसमें आनी चाहिए थी, वो चीजें अभी तक कहीं भी नहीं आ रही है। महापौर और जो पालिका अध्यक्ष है उनके कैंडिडेट को आज ये रखना चाहिए कि आप अपने शहर को किस दिशा में ले जाने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बात 10 साल से हो रही है, लेकिन राजधानी रायपुर भी 10 साल से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है, लेकिन आज भी कई इलाके ऐसे जहाँ पे पीने का पानी टैंकर से जा रहा है। आप 24 घंटा पानी, जबकि रिफॉर्म की बात आज से 15 साल पहले इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। रायपुर शहर के घर घर में टैप वाटर से 24 घंटे पानी सप्लाई होगी, वाटर मीटर लगेंगे। वो प्रोजेक्ट अलग था, चेरन नारायण का, वो गुजर गया। उसके बाद 10 साल और गुजर गए, 3 कांग्रेस के महापौर रहे, राज्य सरकार भी लगातार सक्रिय, और स्मार्ट सिटी में बड़ा फंड आए। आज तक रायपुर शहर में टैप से 24 घंटे पानी सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। तो कहाँ खड़े, कहाँ से स्मार्ट है? और उसका आप उम्मीद करेगी जनता वहां को बढ़ा के शहर जनता आप वोट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ अपने रायपुर शहर के कई सारे वार्ड में, कई कॉलोनी में वोटिंग परसेंट 30%, 35% ऐसा। इसी वजह है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनको आप उन मुद्दों पे नहीं जा रहे हैं जिस मुद्दों को लेकर वहाँ आपके शहर की स्मार्ट जनता चाहती है कि जिन चीजों पे सुधार हो, और जो विजन लेके आप आए तो आप वो विजन लेके आइए ना, तब आपकी जनता बाहर निकलेगी, नहीं तो वो नहीं निकलेगी वोट डालने। ऐसे ही चलता रहेगा चुनाव। ठीक है, तो चूंकि समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गंगेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। तब बात यही है कि जब ये सारे दृश्य बने हुए हैं, ठीक है, मैंने जैसा कहा कि अब तो नाम लेने की तारीख, अंतिम जो तिथि थी वो जा चुकी है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कौन किसकी प्रतिस्पर्धा में कौन है, कौन किसका प्रतिद्वंदी है। लेकिन अभी भी कुछ सियासी दांवपेच हैं, क्योंकि ऐसा जो मुद्दा कुछ एक उठा है जो धमतरी का ही मुद्दा है, उसे लेकर जैसा कि कांग्रेस ने संकेत दिए हैं, निर्वाचन आयुक्त को पत्र भी लिखा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। फिर अब देखिए ऐसे में ये विषय कितना दूर जाता है, और जैसा संकेत दिया है कि लगता है कि यह मुद्दा न्यायालय में भी बिल्कुल पहुंचेगा। देखते हैं क्या होता है इस बीच। तो इस चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।